ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स। तो एडिशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के एल्कीन्स होते हैं। एक तो है सिमेट्रिकल एल्कीन्स, दूसरा हमारे पास होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड के क्रॉस, जैसे ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ सेम एनवायरमेंट है, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अगर ऐसा केस आ जाता है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन है, यानी कि HX की एडिशन है, X का मतलब कोई भी हैलोजन, जैसे ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HF, HI, तो इनमें से कोई भी आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कुछ भी आपको इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं है, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ X लगा दो, या कहीं पे इधर चाहे X लगा दो, इधर चाहे आप H लगा दो, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। बट अगर केस आता है आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जैसे आपके पास है सपोज प्रोपीन का केस, ठीक है, ये आपके पास था इथीन का केस। इथीन के केस में हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल एनवायरमेंट है, वी डोंट नीड टू थिंक कि हमें कहाँ पे एडिशन करनी है। बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या है, एनवायरमेंट डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाता है। तो वहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड करना है और हैलोजन कहाँ पे ऐड करना है। तो वहां पे हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। So let us take the example of suppose like HBr की एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, दो रूल्स पढ़ते हैं, वन इज मार्कोनिकॉफ रूल्स एंड द अदर इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर आपके पास HBr की एडिशन हो रही है सिंपल, कोई कंडीशन दूसरी नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है इसका, नेगेटिव पार्ट यानी कि आपका हैलोजन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे Br नेगेटिव, द नेगेटिव पार्ट विल ऐड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड व्हिच हैज द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे देखिए किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दैट इज दिस कार्बन। तो आपने इसके साथ लगा देना है नेगेटिव पार्ट, यानी कि आपका हैलोजन। यहाँ पे Br मैंने यहाँ लगा दिया और CH2 के साथ क्या आ गया आपका H, ठीक है। तो इस तरह की एडिशन को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसको कहेंगे कि इसने फॉलो किया मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब होता है जैसे ये दोनों अलग हैं, ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं जैसे Cl2, Br2, H2, वो सिमेट्रिकल रिएजेंट्स होते हैं। तो द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, the negative part of your adding reagent, it will goes to that doubly bonded carbon having the lesser number of hydrogen atom attached to it, and this is called Markovnikov rule। अब यही अगर आप रिएक्शन कंडीशन में डाल दोगे परऑक्साइड, परऑक्साइड आई होप आपको पता हो कि परऑक्साइड क्या है, वन ऑफ द रेडिकल इनिशिएटर है। तो रेडिकल इनिशिएटर होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास अलग से एडिशन होती है। यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होने के भी चांसेस है। जैसे इसका नाम क्या है, मेथप्रोप, इट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बना है। तो एडिशन तो हमारे पास क्या हो सकती है, यहाँ पे ये वाली भी हो सकती है, बट वो जो प्रोडक्ट होगा आपके पास, जैसे Br आप इस साइड लगा दोगे, H आप इस साइड लगा दो, तो ये वाली जो है हमारे पास 1-ब्रोमोप्रोपेन, 1-ब्रोमोप्रोपेन, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। याद रखना है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल है तो उस केस में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन ड्यू टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो फिर अगर आप HBr करते हो, पेरोक्साइड डालते हो, तो वहां पे भी प्रोडक्ट तो यही फॉर्म होने हैं, यानी कि 2-ब्रोमोप्रोपेन एंड 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोडक्ट आपने वही लिखने हैं 2 and 1, यानी कि एक तरफ उनको बस उल्टा देना, जहां पे आपने H लगाया था वहां Br और आपने यहाँ Br वहां H। तो उस केस में बट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी 1-ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा क्यों है वो हम लर्न करेंगे मैकेनिज्म में।
तो याद रखना, अब ये वाला जो रूल है, जब पेरोक्साइड दे दिया जाए आपको, उस रूल को कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, तो वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको याद करने का तरीका सबसे इजी यही है कि आप मार्कोनिकोव रूल याद कर लो, बिल्कुल उसके जो है ऑपोजिट जो है, बिल्कुल आपने उल्टी उसका सारा आपने क्या लिखना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लिखना है। तो लेट्स जस्ट रिवाइज कि हमने अभी तक क्या किया है। हमने किया है कि एडिशन ऑफ hydrogen halide to the alkenes. In case we have the symmetrical alkene, we no need to think, you can add simply H and X on any carbon. Okay, इस साइड ऐड कर दो चाहे उस साइड ऐड कर दो. But in case we have unsymmetrical alkene, we have unsymmetrical environment in the reagent. So in that case, what we will do, we will have to think and we have to follow either Markovnikov rules or anti-Markovnikov rule, depending upon whether there is peroxide in the reaction condition or not. And if peroxide is given, you always have to form which major product in which your negative part is adding on the carbon, doubly bonded carbon having more number of hydrogen atoms attached to it. But in Markovnikov rule, which one is major product in which the negative part add to that carbon having the lesser number of hydrogen atom attached to it. अब यहाँ पे वेरिएशन कहाँ पे आएगी, मैकेनिज्म में। याद रखिएगा, कभी भी आपके पास जब मार्कोनिकोव रूल आप फॉलो करते हो, ये वाली एडिशन होगी, हमेशा जो मैकेनिज्म होगा दैट इज कार्बोकेटाइन। जबकि जब आप एंटी मार्कोनिकोव रूल करते हो, वहां पे क्योंकि पेरोक्साइड भी पड़ा हुआ है, एक रेडिकल इनिशिएटर है, और रेडिकल्स हम कौन से मैकेनिज्म में यूज करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो याद रखिएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल में हमेशा जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कि दो हमारे पास रूल होते हैं अनसिमेट्रिकल में, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं हम, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होगा। इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा। अब अनसिमेट्रिकल का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, जब हमारे पास पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ रिएक्शन कंडीशन में। तो अगर हमारे पास जैसे प्रोटीन है, सिंपल HBr दिया है, लर्न करने का तरीका है H की एडिशन पहले करनी है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाना है तो कार्बोकेटाइन तभी बनेगा अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में है H पॉजिटिव, राइट। तो अगर आप इस कार्बन के साथ H ऐड करते हो तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर CH2 पे H ऐड करते हो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए देखिए कैसे ऐड करना है आपने। सिंपली प्रोपीन हमने लिखा है, अगर मैं H इसके साथ ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इस कार्बन के साथ, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको जो है ऑब्वियसली ये इसको ही शिफ्ट हुई है, तभी H ऐड हुआ, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोफाइल था, और इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं ये बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर आप इसको इस कार्बन के साथ ऐड करते हो इस तरह से, तो हमारे पास इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको शिफ्ट हुई है, इस कार्बन को भी तो शिफ्ट हो सकती है CH2 को, तभी हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो गया। तो इस कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं, देखिए कितने कार्बन ऐड है इसके साथ अटैच है, यहाँ पे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, एक ही कार्बन आगे अटैच है। यहाँ पे देखिए जिसके साथ पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कितने कार्बन अटैच है, 2 कार्बन, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी के सेकेंडरी, इट इज सेकेंडरी, मोर स्टेबल, और ये वाला क्या है, लेस स्टेबल। आप जब चीज प्रेजेंट करते हो वहीं भी इतनी आपको एक्सप्लेनेशन सब कुछ लिख देना कि लगे कि इसको सारा क्वेश्चन आता है हमारे। तो हमारे को यहाँ पे देखिए आगे आ गया हमारे पास Br नेगेटिव। ऑब्वियसली जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम दिखेगी Br नेगेटिव वहीं अटैच होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Br नेगेटिव अगर अटैच करता है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, थोड़ा पॉज करके लिख के देखिए, द प्रोडक्ट विल बी 1 ब्रोमोप्रोपीन। और अगर हमारा जो Br नेगेटिव है
वो अटैक करता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो क्योंकि हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वही मेजर बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस केस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बना है हमारे पास 2-ब्रोमोप्रोपेन, तो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यही इसका रीजन है। ये आपके पास माइनर आएगा कि क्यों आपके पास जब मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है क्यों 2-ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनता है? बिकॉज इन दैट केस द 2-ब्रोमोप्रोपेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और आपको पता है एक बार कार्बोकेटाइन जब स्टेबल बन जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम होती है, फटाफट से प्रोडक्ट देता है। तो अगर ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। या अगर ये सपोज कर लो 50%, 55% है तो ये आपके पास 45% बनेगा। तो इस तरह से रेशियो होती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और एक चीज और याद रखना, आई जस्ट एडेड टू इट, कि अगर आपके पास कोई ऐसा एल्कीन दिया है उन्होंने जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, तो वहां पे पहले आपने रीअरेंजमेंट भी दिखानी है। मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस रीअरेंजमेंट पे अपलोड की हैं, तो उनको भी आप देख लेना। कई बार ऐसा आपको एल्कीन दिया होता है जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट मतलब अगर सेकेंडरी से टर्शरी बनने के चांसेस है तो आपको वो बनाना पड़ेगा फिर, और फिर उसी का प्रोडक्ट आपको शो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखते हैं क्यों हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ में ये 1-ब्रोमोप्रोपेन जो था वो मेजर प्रोडक्ट बना था। ऐसा मैकेनिज्म में क्या हुआ है? अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको चेन को इनिशिएट करना पड़ता है, एक फ्री रेडिकल जनरेट कराना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हो? एक तो होता है अगर आपके पास सिमेट्रिकल है जैसे हैलोजन Cl2 है या Br2 है तो आप सिंपली यूवी लाइट देते हो, होमोलिटिक क्लीवेज होती है और फ्री रेडिकल बन जाता है। सेकेंड केस आता है, आप कोई रेडिकल इनिशिएटर डाल सकते हो जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, टेट्राइथाइलाइड हो गया। दे अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मींस एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों को मिलेगा, होमो मींस सेम मतलब उसकी क्लीवेज होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक साइड को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड को मिल जाएगा। तो आपके पास जो है सबसे ज्यादा जो हम रेडिकल इनिशिएटर यूज करते हैं दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। जब सिंपल हमने हैलोजिनेशन वगैरह करानी हो जाए, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन करानी है, तो दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये जो इनिशिएटर होते हैं इनिशिएट कर देते हैं एक रेडिकल जो बनता है। वो रेडिकल आगे क्या करता है? प्रोपेगेशन स्टेप में और रेडिकल्स बनाएगा, चेन की जो है लेंथ इंक्रीज होगी, फिर जितनी आपको चेन चाहिए उतनी आपने रखनी है। उसके बाद चेन को क्या कर देना है? टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। एक तो है कि जो भी आपके पास रेडिकल्स बने उनको आपस में ज्वाइन कर दो। सेकेंड आप क्या कर सकते हो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल उसी को तोड़ दो आप दो में, ठीक है। सो इस तरह आप जो है चेन को टर्मिनेट कर सकते हो। सो इनिशिएशन में हमारे पास हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। सो आई हैव डन द होमोलिटिक क्लीवेज दैट इज शोन बाय द फिश हुक एरो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो दोनों तरफ सेम ही है, तो मैं 2 लिख रही हूँ यहाँ पे, C6H5 C डबल बॉन्ड O। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को। सो ये बेंजोइल पेरोक्साइड से बन गया बेंजोइल फ्री रेडिकल। बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब आपने क्या करना है? ये C6H5 ये जो फिनाइल और कार्बन का बॉन्ड है इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करनी है। जब आप इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ से है, तो यहाँ पे क्या एलिमिनेशन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। आई होप आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आता होगा, दैट इज डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? दिस इज C6H5 फ्री रेडिकल, दैट इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब इसी में सारा काम करना है जो आपके पास बेंजाइल फ्री रेडिकल बना है। ये बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? क्लीवेज करेगा फर्दर। इसी के 2 स्टेप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। हमें सिर्फ एक ही चाहिए बिकॉज हमारे पास हम एक ही HBr की शो करेंगे, 2 मोल्स की नहीं शो करेंगे। सो C6H5 एक ही मैंने वहां से बेंजाइल फ्री रेडिकल लिया है, इट विल लीड टू द होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी C6H5 फ्री रेडिकल कंबाइन करेगा H फ्री रेडिकल के साथ, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी? C6H6 बेंजीन।
प्लस हमारे पास बन गया Br फ्री रेडिकल, इसका क्या नाम है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये हमारा पहला स्टेप था, जैसे मैंने बताया था जो रेडिकल इनिशिएटर होता है वो एक और फ्री रेडिकल बनाएगा जो आगे चेन की प्रोपेगेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड होता है चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। तो आपके पास जो है यहाँ पे जैसे प्रोपीन है, ठीक है, तो प्रोपीन की क्या करनी है, अब होमोलिटिक क्लीवेज को किसने करवानी है, किसी ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने अब इसको प्रोपेगेट करवाना है। तो आपने इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, देखो अगर तो Br फ्री रेडिकल इसके साथ ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बच जाएगा, अगर इस साइड ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे आप इसको रफ में करके देख सकते हो, ये देखो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक रेडिकल है, कभी भी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो उसको नहीं ब्रेक करना, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखो यहाँ जब होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो ये चीज बनी है आपके पास, अगर Br फ्री रेडिकल यहाँ ज्वाइन हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये अगर ये यहाँ ज्वाइन होता है तो आपके पास CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, अगर इस साइड ज्वाइन होगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। सो अगर आप यहाँ पे Br ऐड कर रहे हो, सो वी विल बी लेफ्ट विद CH2 फ्री रेडिकल, और एक बार आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना CH2 के साथ, तो यहाँ ज्वाइन करोगे ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये कौन सा फ्री रेडिकल है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये कौन सा फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता है टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। ये बहुत ही इजी है, आपने होमोलिटिक क्लीवेज करनी, बस जिस साइड Br फ्री रेडिकल लगाओगे दूसरी तरफ एक रेडिकल छोड़ देना आपने, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको पहले क्लियर हो गया होगा, हमने रेडिकल इनिशिएटर की हेल्प से पहले इनिशिएशन किया है, जो फ्री रेडिकल हमारा Br फ्री रेडिकल बना है उसने ही प्रोपेगेशन स्टेप में क्या की है, फर्दर और फ्री रेडिकल जनरेट किए। जैसे कि हमने दो रेडिकल बनाए थे, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, जो कि ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अब इसमें जब आप HBr डालोगे फर्दर, HBr इसकी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, और यहाँ से H फ्री रेडिकल किसके साथ ज्वाइन करेगा, इसके साथ, जो आपका फ्री रेडिकल बच गया है। सो CH2 के साथ H फ्री रेडिकल, यहाँ से एलिमिनेशन हो गई, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। सेम ही चीज आपने यहाँ लिखनी है, CH3 CH, इसके साथ क्या लग गया, H, CH2 Br। तो यहाँ पे हमारे पास बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हमारे पास बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब देखिए यहाँ पे ज्यादा फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल से बनेगा वही क्या बनेगा, मेजर। जो हमारे पास लेस फ्री रेडिकल जो स्टेबल है वहां से प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी माइनर। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्यों हमारे पास मार्कोनिकोव जो रूल होता है उसमें हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बनता है, बिकॉज वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बना था, और यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बनता है बिकॉज यहाँ पे ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बना है। तो मैकेनिज्म में डिफरेंशिएशन होने की वजह से ही हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। अब लास्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास फ्री रेडिकल बने हैं, जैसे ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना था तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर दो, तो दैट विल फॉर्म Br2, तो आपकी चेन जो है वो रुक जाएगी वहीं पे। इस तरह जैसे ये फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे भी 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे। जो पेरोक्साइड इफेक्ट है, यानी कि ये जो एंटी मार्कोनिकोव रूल हमने किया है, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस वी यूज्ड HCl एंड HI, ठीक है। ये ज्यादातर आप HBr के केस में देखोगे कि एग्जांपल्स बुक्स में जो है HBr के केस में दी हुई है, HCl या HI के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता। ऐसा क्यों है,
एक तो चीज है कि HCl बॉन्ड जो है इट इज स्ट्रॉन्गर, तो वो जो है आपका जो रेडिकल इनिशिएटर है इट इज अनएबल टू ब्रेक दिस HCl बॉन्ड, ठीक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि HCl बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, तो इसलिए पेरोक्साइड जो है दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ HCl। जबकि HI जो है आपको पता है बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, बट स्टिल क्यों नहीं पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो इसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज इस केस में जो आयोडीन फ्री रेडिकल बनते हैं आपके पास दे आर वेरी रिएक्टिव, तो जैसे ही बनते हैं वो अपने ही फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बना देते हैं, आयोडीन, राइट। तो इसलिए वो रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती, जहां पे फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करने लग जाए तो चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट, वहां प्रोपिगेशन पॉसिबल नहीं है। सो ये एक आपके लिए लाइक इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि क्यों HCl या HI के केस में आप पेरोक्साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं करते, तो इसका यही रीजन है कि HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड वीक है, बट यहाँ पे आयोडीन फ्री रेडिकल क्या है, दे आर वेरी रिएक्टिव, सो ये दे टर्मिनेट द रिएक्शन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का। सो डेफिनेशंस लिख के देखिए, एग्जांपल्स लिख के देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।